तो हम बात करेंगे कंपनी लॉ के 2019 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। तो पहले मैंने 2015, 16, 17, 18 का कर लिया है अनसॉल्व पेपर। ये 19 वाला कर रहा हूँ। तो पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें 50 वर्ड में प्रत्येक का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ए कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल से आप क्या समझते हैं? कॉर्पोरेट वेल, अ कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी distinct and separate from its member. A company is not a living body, hence the member work on behalf of the company behind the veil. It is known as corporate veil. A corporate veil is a legal concept. मतलब हम सबको पता है कि कंपनी एक अलग अस्तित्व रखती है, लीगल एंटिटी रखती है, वो अपने मेंबर से अलग होती है। वह एक लिविंग बॉडी नहीं होती, वो एक नेचुरल बॉडी नहीं होती उसके पास। उसमें जो मेंबर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के जो काम होते हैं वो सब मेंबर करते हैं। उसके कंपनी के मतलब कंपनी की तरीके से आड़ में रह के जो मेंबर काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। ये सब जो मेंबर होते हैं वो बिहाइंड द वेल कंपनी के आड़ में रहकर काम करते हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल इज अ लीगल कंसेप्ट। ये जो कॉर्पोरेट वेल है एक लीगल कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, दैट टाइप ऑफ कंपनी विच इज पार्शली और 100% कंट्रोल ऑफ इंडिया, दैट इज फॉरेन कंपनी। आउट मतलब ऐसी कंपनी जिसका थोड़ा सा कंट्रोल या पूरा कंट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, जिसका नियंत्रण, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण बाहर से विदेश से किया जा रहा हो, चाहे थोड़ा सा नियंत्रण विदेश से किया जा रहा हो चाहे पूरा नियंत्रण, वैसी कंपनी को हम विदेशी कंपनी बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला है थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गारंटी कंपनी। गारंटी कंपनी से आप क्या समझते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब एक तरीके से जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये जो मेंबर होते हैं उन्होंने कंपनी को बोल रखा होता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगी तो उस टाइम पे अगर हम तुमको जैसे इसने बोल रखा है कि अगर तुम्हारा वाइंडिंग अप हो जाएगा तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। तो जब वाइंडिंग अप में कंपनी जाएगी तो कंपनी उनसे 2 लाख या 3 लाख का डिमांड नहीं कर सकती। वो बोले हैं 1 लाख तो 1 लाख देंगे। मतलब उनकी जो लायबिलिटी है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती कंपनी, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो ये हो गई लिमिटेड बाय गारंटी, जिनकी गारंटी लिमिटेड है उन्होंने पहले से बोल रखा है उतना कर देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वाला, व्हाट आर द कंडीशन इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, सबसे पहले देख लेते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं, फिर देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर दैट अ शेयर होल्डर ओन्स। मतलब बोनस शेयर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं जो एडिशनल शेयर होल्डर होते हैं, जो करेंट कंपनी में जो करेंट शेयर होल्डर हैं उनके पास जितना शेयर है उसके हिसाब से उनको बिना कोई अलग से कोई एडिशनल चार्ज लिए हुए उनको जब हम शेयर प्रोवाइड कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं बोनस शेयर। एक तरीके से अलग से समझ सकते हैं, जैसे होली दिवाली पे बोनस मिलता है उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं पे करना पड़ता, उस टाइप का बोनस शेयर। हमने देख लिया बोनस शेयर क्या होते हैं। अब देखते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर कैसे करते हैं हम बोनस शेयर को इशू। बाय मेकिंग पार्सली पेड शेयर होल्डर्स टू फुल्ली पेड। जो हमारे पार्सली पेड शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जिनसे हमें कुछ धनराशि लेनी है, जो हम कॉल ऑन शेयर करते हैं, जो बकाया राशि हमें लेनी होती है शेयर होल्डर से। जैसे अगर हमारा शेयर 10 रुपए का है और उसको इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर ने 8 रुपए पे कर दिए हैं, 2 रुपए बाकी हैं, तो उसका जो 2 रुपए बाकी है उसको हम फ्री कर देंगे और उसको जो बाकी है उसका पार्सली उसको हम फुल्ली पेड कर देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे या तो बोनस शेयर जारी कर सकते हैं या बाय मेकिंग इक्विटी शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। या जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर
अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। इशू हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू स्टैंड बाय अ शेयर? शेयर से क्या समझते हैं? शेयर मीनिंग क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ डिनोमिनेशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मतलब जो हमारा टोटल कैपिटल होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो जो प्रत्येक सिंगल पार्ट को हम शेयर्स बोलते हैं। मतलब जो पूरा हमारा कैपिटल है, पूरे कंपनी में जितना पैसा लगा है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक पार्ट को हम शेयर बोलेंगे। अगला देखते हैं। ये हो गया हु इज द मेंबर बिकम ऑफ अ कंपनी। कंपनी का सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखते हैं हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो कौन बन सकता है? कंपनी एज अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है। क्यों? हम सबको पता है कंपनी एक अलग सेपरेट एंटिटी रखती है, वो उसका भी एक लीगल राइट है, वो अलग अस्तित्व रखती है, तो वो बन सकती है। फॉरेनर एज अ मेंबर, फॉरेनर भी बन सकता है, उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बस फॉरेनर कैसे बन सकता है? उसकी कंट्री से कोई विवाद न चल रहा हमारी कंट्री से, बस। अगला कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक लीगल एंटिटी रखती है, इसलिए वो बन सकती है। ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड हो वो भी बन सकता है। एलएलपी भी बन सकता है, एंड गवर्नमेंट भी बन सकती है किसी भी कंपनी का मेंबर। आगे है क्वेश्चन, ये हो गया व्हाट इज मीन बाय अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंडर अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो वो अलग मैटर है। पब्लिक कंपनी वो होती है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा ही है कि जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी है। इट कैन बी ट्रांसफर हिज शेयर्स एंड आल्सो इशू प्रोस्पेक्टस। मतलब पब्लिक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है एंड प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है। आगे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी से हम क्या समझते हैं? प्रॉक्सी सेक्शन 105 के अंडर इसको कवर किया गया है। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी हु हैज अ राइट टू अटेंड मीटिंग एंड वोटिंग देन ही सिलेक्ट एनी पर्सन एज अ प्रॉक्सी फॉर अटेंडिंग द मीटिंग एंड वोटिंग। मतलब प्रॉक्सी वो होता है अगर कोई भी पर्सन जो मेंबर हो कंपनी में, जिसके पास वोटिंग राइट हो, जिसको मीटिंग अटेंड करने का अधिकार हो, अगर वो पर्सन अगर किसी भी कारण से मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहा है, जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसमें नहीं पहुंच पा रहा है, तो अपनी जगह पे कोई भी मेंबर अपनी जगह पे किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है सिर्फ वोट करने के लिए। जो प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा है वो उसको मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ उसको वोट करने का अधिकार होता है। वहां पे जाएगा, उस पे जो निर्णय वहां पे जो निर्णय लिए जाएंगे उसको वो सिर्फ सुनेगा, अगर वो पक्ष में होगा तो हाँ, वरना ना। उसके अलावा उसको कोई डिस्कशन नहीं करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रॉक्सी हो गया व्हाट इज राइट इन अ कंपनी मीटिंग। व्हाट इज वोटिंग राइट इन अ कंपनी मीटिंग। वोटिंग राइट्स इन कंपनीज मीटिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वोटिंग क्या होता है। वोटिंग क्या होता है उसके बाद देखते हैं वोटिंग राइट। टू वोट मीन्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन इन फॉर्मल वे। वोट मीन्स होता है कि अपना ओपिनियन उस जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके हम फॉर्मल वे में उसके पक्ष या विपक्ष में रखना। आफ्टर डिस्कशन ऑन मोशन इन अ मीटिंग इट इज पुट टू वोट फॉर नोइंग द ओपिनियन ऑफ मेंबर। मतलब जब कोई डिस्कशन खत्म होता है तो उस डिस्कशन में जो भी बातें हुई हैं उस उन बातों को समझकर अपना ओपिनियन रखना किसी के भी पक्ष में। वोटिंग इज नेसेसरी टू इंश्योर द सेंस और ट्रेंड ऑफ द मीटिंग। वोटिंग एक तरीके से नेसेसरी होती है ताकि जो मीटिंग में निर्णय लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है उसका एक सेंस मालूम पड़ रहा होता है। आगे ईच शेयर होल्डर हैज द राइट टू वोट ऑन ईच मोशन इन लॉफुल मैनर। प्रत्येक शेयर होल्डर को यह राइट होता है कि वो वोट करे लॉफुल मैनर में, प्रत्येक मोशन पे, प्रत्येक मीटिंग के प्रत्येक बातों पर वोट करे वो लॉफुल मैनर में।
अब हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ वोटिंग, मतलब वोटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ये 107 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। मतलब वोटिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपना हाथ ऊपर करके वोटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें हम जब बोला जाए तो अपना हाथ रेज करके हाथ उठाकर वोटिंग कर सकते हैं, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है वोटिंग, उस तरीके से कर सकते हैं वोटिंग, या डिमांड फॉर पॉल या पॉल के तरीके से कर सकते हैं। ये 109 के अंतर्गत कवर किया गया है। या पोस्टल बैलेट के के तरीके से भी हम वोटिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर निर्देशक शब्द से आप क्या समझते हैं। डायरेक्टर्स, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन व्हेन ही कांट वर्क हिमसेल्फ, so his work is done by natural person. These person are called director. The group of directors jointly called board of director and commonly called board. मतलब कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जो अपना काम खुद नहीं कर सकती। वो अपना काम किसके द्वारा करवाती है, ये डायरेक्टर के द्वारा अपना काम करवाती है। उसका काम डायरेक्टर के द्वारा पूरा किया जाता है। उसके बाद मतलब इसमें बताया है, इसमें लिखा है नेचुरल पर्सन, मतलब नेचुरल पर्सन द्वारा करवाते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टर बोलते हैं। और जो डायरेक्टर का ग्रुप होता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जॉइंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और कॉमनली उसको बोर्ड से बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कमेंट। ये सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसको प्रत्येक को करना है और 200 वर्ड में हमको आंसर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने 2017 में कर रखा है। तो ये दूसरा देखते हैं, अथवा करके भी या ये करना है या ये करना है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड के रिगार्डिंग प्रोविजन क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम अनपेड डिविडेंड होते क्या हैं। अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, द डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय इट और नॉट क्लेम बाय अ शेयर होल्डर विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब या तो कंपनी ने डिविडेंड पेड नहीं किया है शेयर होल्डर को, या जो शेयर होल्डर है उसने डिक्लेरेशन के बाद डिक्लेरेशन के 30 डे के अंदर अपना शेयर, अपना जो डिविडेंड है उसको क्लेम नहीं किया, उसको लिया नहीं हो, तब ऐसे डिविडेंड को हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड। या तो दिया ना गया हो या तो लिया ना गया हो। इसके प्रोविजंस क्या है इसके रिगार्डिंग देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड या अनक्लेम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द कंपनी। मतलब ये जो पैसा बचा हुआ है जो क्लेम नहीं किया गया है, उसको कंपनी का ये ड्यूटी होते हैं कि वो एक सेपरेट उसका अकाउंट खुलाए अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से, उसमें ये पैसे को जमा कराए। नेक्स्ट, दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 डे ऑफ द एंड ऑफ 30 डे विद इन विच पेमेंट वाज टू बी मेड। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डिक्लेरेशन के 30 डे के अंदर क्लेम कर लेना है। तो 30 डे के बाद तक अगर क्लेम नहीं हुआ है तो 30 डे के 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर इसको हमें पैसे को जमा करवा देना है। ये यहाँ पे ये जो हमने खोल रखा है, खुलवाया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें। नेक्स्ट, विद इन 90 डे ऑफ ट्रांसफर अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट on its website or any other website as approved by central government। जब हमने पैसे को ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में तो उसके 90 दिन के अंदर कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि जो ये सब जो ये अनपेड डिविडेंड हम शेयर होल्डर को देने के लिए बोल रहे हैं, उसको क्लेम करने के लिए बोल रहे हैं, उसकी डिटेल को अपनी वेबसाइट पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके उस पर चढ़ा देने हैं। तो उस पर क्या क्या लिखा होना चाहिए उस वेबसाइट पे, आ स्टेटमेंट विच शो नेम्स, मतलब उसमें एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो शेयर होल्डर का नाम जिसपे लिखा हो, लास्ट नोन एड्रेस, जो आपको जो उसका लास्ट जो एड्रेस पता हो
वो लिखा होना चाहिए। अनपेड अमाउंट पेबल टू ईच शेयर होल्डर, जो प्रत्येक शेयर होल्डर को कितना कितना पैसा देना है वो भी लिखा होना चाहिए। वो किसी वेबसाइट पे या पोर्टल पे चढ़ा होना चाहिए, या तो जो ये कंपनी है उसकी खुद की वेबसाइट पे या अदर किसी वेबसाइट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद चढ़ा होना चाहिए। एनी शेयर होल्डर केम कम टू क्लेम सो पे देम, अगर ये सब देख के कोई शेयर होल्डर आता है अपना पैसा लेने के लिए तो उसको पैसा दे दीजिए। वेन इफ द अमाउंट इज नॉट क्लेम टिल 7 year, देन इट्स मनी इन्वेस्टेड इन IEPF। IEPF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर कोई शेयर होल्डर आके पैसा ले गया तो ठीक है, अगर वो पैसा 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ तो वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा कहाँ पे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन। ये वाला इज ए कंपनी अथवा करके ये वाला है, इज ए कंपनी अ सिटीजन कमेंट। तो अगर देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन, ये भी कर रखा है ये भी कर रखा है। तो ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन वाला देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन। सो पहला डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन में? पहला, एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन इज one which is passed in the company's general meeting by a simple majority of votes is 51%। मतलब ऐसा ऑर्डिनरी रेजुलेशन जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग में सिंपल मेजोरिटी 51% से पास हुआ हो, मतलब 51% वोट इसके फेवर में हो। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन, द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजुलेशन वेदर इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी आर नॉट लेस देन 3 times द वोट कास्ट अगेन द रेजुलेशन बाई मेंबर्स सो इंटाइटल। मतलब जो वोट कास्ट है स्पेशल रेजुलेशन का कंपनी मीटिंग में, वो 3 times से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 75% फेवर में होने चाहिए इस रेजुलेशन के, तब तो वो स्पेशल रेजुलेशन कहलाएगा। दूसरा है नो नोटिस, ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन में नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर मूविंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन। मतलब जो ऑर्डिनरी रेजुलेशन है उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए, उसको पास करने के लिए कोई पहले से कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन अ प्रायर नोटिस नीड्स टू बी गिवन फॉर मूविंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन के लिए एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है मीटिंग में कि हम अब स्पेशल रेजुलेशन पास करने वाले हैं। अगला है थर्ड वाला, ऑर्डिनरी रेजुलेशन में ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनीज बिजनेस एक्सेप्ट दोज विच नीड टू बी सेटल्ड बाय ए स्पेशल रेजुलेशन आर सेटल्ड बाय। मतलब जो इसमें कंपनी में जो डे टू डे अफेयर्स होंगे, जो काम होंगे, मतलब कोई भी छोटा बड़ा जब कुछ भी चीज़ को पारित करना हो तो उसके लिए हम ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करते हैं। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन इज मेड टू मेक डिसीजन इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंपनीज मेंबर। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन को ऐसे भी किसी भी आलतू फालतू मैटर पे डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया जाता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने के लिए ऑर्डिनरी रेजुलेशन को पास किया जाता है, और ये कंपनी के मेंबर के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट चौथा वाला है, एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन डज नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। ऑर्डिनरी रेजुलेशन को रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन का कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इट्स बीइंग पास्ड। वहीं पे स्पेशल रेजुलेशन जब पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर जो रेजुलेशन पास हो रखा है उसकी एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। तो ये हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ देखते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, तो बेस ये लिख लिया, इधर इधर ट्रांसफर इधर ट्रांसमिशन। तो वॉलंटरी एक्ट, ये ट्रांसफर कैसे होता है? विथ विलिंग, मतलब अगर आपकी इच्छा है तब तो ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है?
विथ लॉ या बाय लॉ, मतलब अगर आपकी इच्छा नहीं भी है तब भी ट्रांसमिशन किया जाएगा। यहाँ पे शेयर की बात हो रही है, यहाँ पे एक लीगल सक्सेसर होता है। जैसे ट्रांसमिशन में जैसे किसी के पापा हैं, अगर वो खत्म हो गए, उन्होंने कोई शेयर खरीद रखा है, अगर उनका डेथ हो गया तो उनके बेटे के बिना इच्छा के वो शेयर उसको मिल जाएंगे बाय लॉ, क्योंकि वो उनका लीगल सक्सेसर है। वहीं पे ट्रांसफर, अगर आपकी इच्छा है, आप किसी को शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं ट्रांसफर हो जाएगा। आगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब अब ट्रांसफर कैसे होगा? डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी, ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। वहीं पे ट्रांसमिशन में आपको कोई खास डॉक्यूमेंटेशन की नेसेसरी नहीं होती, मतलब नॉट नेसेसरी, ज़्यादा जरूरत नहीं होती है डॉक्यूमेंटेशन की, आप नहीं भी करोगे तब भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बेस कंसिडरेशन। इसमें ट्रांसफर में कंसिडरेशन होता है, क्योंकि इसको हम एज अ गिफ्ट किसी भी प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पे ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। बेस, अगला है फॉर्मेलिटी। ट्रांसफर में ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, वहीं पे ट्रांसमिशन में कम फॉर्मेलिटी होती है। पांचवा पांचवा है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी मतलब ट्रांसफर, जो ट्रांसफर में शेयर ट्रांसफर करते टाइम कोई भी पर्सन ट्रांसफरी बन सकता है, मतलब हम किसी भी पर्सन को ट्रांसफरी बना सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर का, तो उस टाइम पे हम किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, सिर्फ हमें लीगल सक्सेसर चाहिए। जैसा कि बताया है पहले ही कि जो लीगल सक्सेसर होगा सिर्फ उसी को ट्रांसमिशन किया जाएगा। और नेक्स्ट है एक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इसको कवर किया जाता है। वहीं पे ट्रांसमिशन को इंसॉल्वेंट एक्ट और सक्सेसर एक्ट के अंतर्गत इसको कवर किया जाता है। अब आगे है पांचवा वाला